जय हिंद साथियों, मैं अनिल जादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, एक नई पहल, नई शुरुआत, नए जोश के साथ। दोस्तों सभी को हैप्पी होली और हैप्पी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया तरीके से दिवाली आप लोगों ने मनाई और अच्छे से मनाते रहिए, ठीक है। डेली वोकैबुलरी की क्लास है, आप लोगों को पता है, डेली शाम को 6 बजे क्लास चलती है। दिवाली स्पेशल में कुछ स्पेशल वोकैबुलरी का कॉम्बो जो आपके सामने डेली चल रहा है, डिस्कस करते हैं। सेट नंबर 4, मतलब आज की क्लास में कुछ फिर से बढ़िया नए वर्ड्स होंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, मजेदार वर्ड्स होंगे, ठीक है। डिस्कस करते हैं। देखो जिस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं, आपको पता है 3 फॉर्मेट में आपके वर्ड्स होंगे, 5 सिनोनिम्स, 5 वन वर्ड्स और 5 इडियम्स, ठीक है। इस तरीके से 3 चीजों का एक वोकैब कॉम्बो है जो आपको पर डे मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से इस क्लास को शेयर करेंगे सभी लोग, है ना। और क्लास अगर लास्ट में पसंद आती है तो सभी लोग, जितने भी लोग यहाँ पर क्लास छोड़ के जाते हैं, वो लाइक करके जाएंगे। देखते हैं यहाँ पर सिनोनिम्स में सबसे पहला वर्ड क्या है। देखो आपको 10 से 15 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको उसका आंसर करने के लिए। आराम से मुझे बता सकते हैं सबसे पहला वर्ड, क्योंकि आपका क्रिएशन निकलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्यारे सभी दोस्तों से गुजारिश है, क्लास को शेयर करके यहाँ पर वर्ड का आंसर करेंगे। एक पहला वर्ड लिखा हुआ बहुत ही बढ़िया वर्ड है, कई बार यूज भी हो चुका है, नोविस। एक वर्ड होता है नोविस जिसका मीनिंग आपको मुझे बताना है। देखिए सभी लोग बताएंगे फटाफट से यहाँ पे जो नोविस वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, फिर इसका आंसर करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से इसका जो बेस्ट एक्सप्रेसेस है, यानी कि एक सिनोनिम होगा, वो कौन सा होगा। तो देखो जल्दी बताओ फटाफट से, मैं आपका वेट कर रहा हूं, है ना। फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ये जो नोविस वर्ड है, इस नोविस का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। शाबाश। तो देखो नोविस का जो मतलब होता है एकदम नौसिखिया, आप एक वर्ड में बोल सकते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में बिल्कुल नया होता है, फर्स्ट टाइम कोई काम कर रहा होता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, 0% एक्सपीरियंस होता है, उसको हम बोलते हैं नौसिखिया। क्या बोलते हैं? नौसिखिया। मतलब बिल्कुल नया नया है, अपने फील्ड में नया है, उसको बिल्कुल भी कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज नहीं है, आप उसको बोल सकते हैं बिगिनर। क्या बोल सकते हैं? बिगिनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सिनोनिम, वो क्या होगा? बिगिनर हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअस एक वर्ड है जिसका मतलब होता है धार्मिक। एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म में ज्यादा बिलीव करता है या एक तरीके से पूजा पाठ में ज्यादा बिलीव करता है, उन इंसान को या उन लोगों को हम वर्चुअस बोलते हैं। एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है। ट्रेनर का मतलब आप जानती हो, जो ट्रेंड करता है, ठीक है, आपको ट्रेन कर रहा है, उसको ट्रेनर बोलते हैं। और लर्नर होता है जो सीखता है। एक तो ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर होता है, सीखने वाला लर्नर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चारों वर्ड का मीनिंग पता चल गया और इसका आंसर भी पता चल गया। तो इस तरीके से पहले वर्ड का मतलब आपको पता चला। चलो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ देख लो, रिफ्रेन वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रिफ्रेन। आपको इस रिफ्रेन का मतलब बताना है। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, जल्दी से फटाफट आप मुझे बताएंगे कि रिफ्रेन का मतलब क्या होता है और उसका आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आपके पास है, जल्दी बताएंगे फटाफट से। वेरी गुड, शाबाश। तो देखो यहां पर ये जो रिफ्रेन वर्ड लिखा हुआ ना, इसका मतलब पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये चारों के चारों वर्ड लिखे हुए हैं ना, ये चारों के चारों यानी कि पांचों के पांचों वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम है। सारे के सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम है। लेकिन जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा सिनोनियम वाला, तो सिनोनियम का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपके ऊपर सिनोनियम नहीं लिखेगा, वहां पर लिखा होगा एक बेस्ट एक्सप्रेसेस बताइए इस वर्ड का, या पूछेगा मोस्ट सिमिलर वर्ड बताइए, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिनोनियम वाला। तो हाँ, वहां ऊपर सिनोनियम नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं आपको सिनोनियम करके ही समझा रहा हूं। तो जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जहां पर कंफ्यूज हो जाओ कि चारों के चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, सबका मीनिंग एक जैसा है, फिर अब इनमें से कौन सा चूज करना है, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो मीनिंग मैच करता है, उस वर्ड से रिलेट करता है, वही वर्ड हमारा आंसर होता है, ठीक है। तभी उसका नाम मोस्ट सिमिलर या फिर बेस्ट एक्सप्रेसेस कहा जाता है। इसीलिए क्वेश्चन में सिनोनियम नहीं डालते हैं वो, ठीक है। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस में कंफ्यूज किया जा सकता है। तो देखो सबका सेंस एक जैसा है। पहली बात तो रिफ्रेन का मतलब मैं बताता हूं। रिफ्रेन का मतलब होता है कि जैसे ही आप कोई काम करना चाहते हो या कोई और काम करना चाह रहा है, आप उसके अंदर बीच में रुकावट डाल रहे हो और उससे मना कर रहे हो कि भाई आपको ये काम नहीं करना है, या आप कोई काम करना चाहते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति आपके काम में रुकावट डाल रहा है, वो आपसे मना कर रहा है कि आपको ये काम नहीं करना है। एक तरीके से इसका मतलब होता है रोकना। क्या मतलब होता है इसका? रोकना या फिर बाधा डालना या फिर मना करना, ठीक है। क्या मतलब होता है? मना करना, इसका मीनिंग हो जाएगा, या फिर बाधा डालना बोल सकते हैं। रिफ्रेन, है ना। एक और वर्ड होता है एब्सटेन, वो भी इसका सिनोनियम होता है, लेकिन इसका मतलब होता है दूर रहना, बचना।
ठीक है, सारे के सारे सिनोनिम होते हैं। तो इस चारों सेंटेंस जो चारों वर्ड हैं इनमें से जो बेस्ट एक्सप्रेसिव होगा वो होगा इसका आंसर डिसिस्ट। डिसिस्ट का मतलब होता है किसी को बाधित करना या उसमें बाधा बनना या उसमें बाधा डालना। रिफ्रेन का एक्चुअल आंसर। अब आप कहोगे सर ये डिसुएड का मतलब क्या होता है, तो यहां पर एक वर्ड मैं लिख करके बताता हूं आपको, परसुएड। एक वर्ड होता है परसुएड, ठीक है। परसुएड का मीनिंग क्या होता है, देखिए परसुएड का मतलब होता है किसी की चापलूसी करना, किसी की खुशामद करना या किसी को मनाना, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा होता है डिसुएड। आप किसी को मना रहे हो, उससे बोल रहे हो, उसकी चापलूसी कर रहे हो, उसकी खुशामद कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे परसुएड, ठीक है। अब उसका परसुएड, और उसका उल्टा होता है डिसुएड, उससे विरुद्ध में चले जाना, उससे मना कर देना, उसको जाने देना, ठीक है, या किसी के विरुद्ध में आना। तो आप इसका भी मीनिंग लिख सकते हैं मना करना, ठीक है, या फिर विरुद्ध जाना, विरुद्ध जाना ऐसे कर सकते हैं, क्लियर। और डिसिस्ट इसका आंसर हो जाएगा रोकना, बाधित करना। प्रिवेंट का मतलब भी होता है निषेध करना। जब आप बोलते हो कि यहाँ पर धूम्रपान निषेध है तो वहां पर प्रोहिबिट वर्ड यूज किया जाता है या प्रिवेंट, ठीक है। कर्ब होता है लगाम लगाना, हालांकि ये सारे के सारे ही सिनोनियम है, ठीक है, लगाम लगाना। समझ में आ गए, सारे के सारे वर्ड्स एक दूसरे के सिनोनियम है, लेकिन बेस्ट एक्सप्रेसिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिसिस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या कह रहा है। अगला वर्ड यहां पर लिखा हुआ है इंडस्ट्रियस। क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रियस। आप इसको याद भी करोगे तो ना, तो जो स्टार्टिंग का एक वर्ड है इंडस्ट्री से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। एक और वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल। इन दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखना। ये और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग वर्ड होते हैं। इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक। औद्योगिक मतलब रिलेटेड टू इंडस्ट्री, रिलेटेड टू इंडस्ट्री, यानी कि जो उद्योग से रिलेटेड होता है उसको इंडस्ट्रियल बोला जाता है। इंडस्ट्रियस जो होता है ये होता है मेहनती। क्या होता है, मेहनती, मतलब बहुत ज्यादा काम करने वाला। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, हार्ड वर्किंग, यानी कि इंडस्ट्रियस होते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। इंडोलेंट होता है आलसी। क्या हो जाता है इसका मतलब, आलसी, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर हो जाएगा मेहनती। इसका मीनिंग भी क्या होता है, मेहनती, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लिखा हुआ है हार्ड वर्किंग। इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब होता है क्या, इकोनॉमिक जानते हो, हाँ, इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। वेरी गुड, शाबाश। इकोनॉमी से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आप लोगों को पता चल जाएंगे। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। अगला वर्ड है एट्रोसिटी। इसको याद करने का भी तरीका है, एक ट्रिक है, मैं आपको बता दूंगा। कीवर्ड्स जो हम लोग याद करते हैं नॉर्मली, उस तरीके से याद कर लेना। तो फटाफट से ट्राई करो। एट्रोसिटी का मीनिंग क्या होगा, एनवी, वायलेंस, जेलसी या फिर अब्सर्डिटी। देखिए, एट्रोसिटी एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है उद्दंडता, उद्दंडता, ठीक है। वायलेंस क्या होता है, उद्दंडता, मतलब वायलेंस, एकदम बोलते ना कि ये तो उद्यम करते रहते हैं एकदम, है ना। तो वो होता है एट्रोसिटी, वायलेंस जिसे बोलते हैं ना, ठीक है। एक तरीके से उपद्रव बोल सकते हैं, उपद्रव, ठीक है, हाँ, उपद्रव हो गया, उद्दंडता हो गया, एट्रोसिटी। इसको याद करने के लिए ट्रिक बना लेना, एक कीवर्ड बना लेना, क्या, मेट्रोसिटी। एट्रोसिटी, मेट्रोसिटी, जितने भी मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, इनमें हमेशा ही उद्दंडता यानी कि क्या रहता है, वायलेंस फैलता रहता है किसी न किसी बात को लेकर के, तो उसको बोलते हैं एट्रोसिटी। मेट्रोसिटी में बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है। जेलसी होती है, आप जानती हो, एनवी, जेलसी दोनों का मतलब होता है जलन, ठीक है, ईर्ष्या, ईर्ष्या या फिर जलन। और ये अब्सर्डिटी होता है, इसका मतलब होता है मूर्खता, ठीक है। तो इस तरीके से आपके चार वर्ड, इनका मीनिंग समझ में आ जाएगा और आपका फर्स्ट वर्ड है जिसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, वेरी गुड, शाबाश। क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, है ना। कुछ समझ में आ रहा हो तो रिस्पॉन्स भी करते रहना बीच बीच में, ठीक है। लड्डू खाने में बिजी मत रहना। बेनिवोलेंट देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, आराम से बता सकते हैं। बेनिवोलेंट बहुत बढ़िया वर्ड है, ये कई बार यूज हो चुका है और इसको याद करने का तरीका कुछ नहीं है, बस स्टार्टिंग का बेनी, बेनी से याद कर लेना, बेनिवोलेंट।
बताओ फटाफट से, बेनिफिशियल, काइंड, हेल्पफुल या सपोर्टिव। हालांकि चारों ही पॉजिटिव सेंस में यूज किए गए हैं, लेकिन इसका जो बेस्ट आंसर होगा बताओ फटाफट से, ट्राई करके मुझे क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ फटाफट सभी लोग। गुड। तो देखो बेनिवोलेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग, जिसका जो आंसर है बेस्ट एक्सप्रेसेस वो हो जाएगा काइंड। क्या हो जाएगा? काइंड। एक दयालु व्यक्ति होता है, क्या होता है? दयालु या फिर परोपकारी, दयालु या परोपकारी, जो लोगों पर दया करता है, उन पर परोपकार करता है, उसको क्या बोलते हैं? काइंड या बेनिवोलेंट। ठीक है। बेनिफिशियल कोई ऐसी चीज जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है, लाभदायक। क्या? लाभदायक। ठीक है, उसको बोलते हैं हेल्पफुल। तो हेल्पफुल और सपोर्टिव दोनों जानते हो। हेल्पफुल होता है जो हेल्प करता है, सपोर्टिव जो हमें सपोर्ट करता है, समर्थन करता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 ऐसे वर्ड जिनके आपको सिनोनिम के सेंस में आंसर करने थे। इसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट 6 जो क्वेश्चन है आपका वो है इडियमेटिक फ्रेज या इडियमेटिक मीनिंग आप लोगों को बताना है। एक फ्रेज ऊपर लिखा होगा, अंडरलाइन मैंने कर रखा है, इसका आपको आंसर करना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कीप योर हेड। ठीक है, और इसको समझने के लिए एक पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ करके यहाँ तक आप इसको मीनिंग में समझ जाएंगे। देखो यहाँ लिखा हुआ है यू कैन ईजिली ओवरकम, आप कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं आसानी से दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को ऑफ यू, जो आपकी ये सिचुएशन है, ये प्रॉब्लम है ना, इसको आप क्या कर सकते हैं? इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कीप योर हेड। कीप योर हेड इसका मतलब क्या होता है बताओ फटाफट से। एक इडियमेटिक फ्रेज है जिसका आपको मीनिंग मुझे बताना है कि फेथ इन या रिमेन काम या बिलीव इन या ट्रस्ट द अदर्स, या दूसरों पर ट्रस्ट करना या खुद पर बिलीव करना, या फिर रिमेन काम या शांत रहना। वेरी गुड, कुछ लोग आंसर करके बता रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। तो कीप योर हेड का मतलब होता है शांत रहना। क्या रहना? शांत रहना। उसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा और शांति से सोचना पड़ेगा, शांत रह करके सोचना पड़ेगा, तब जा करके आपको क्या करोगे? इस अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, या फिर सॉल्यूशन करने के लिए आप इसको ओवरकम भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको शांत रहना पड़ेगा। रिमेन काम, बिलीव इन योरसेल्फ वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ठंडा पड़ना पड़ेगा ना। उत्सुकता से कोई काम आप नहीं कर सकते। रिमेन काम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड। अगला देखो, नेक्स्ट बताओ फटाफट से। यहाँ पर लिखा हुआ एक और फ्रेज लिखा हुआ है, दिस प्लेस एफर्ट्स आ वर्ड्स आई व्यू। बहुत ही मजेदार और दसियों बार यूज हो चुका है ना फ्रेज है, इडियमेटिक फ्रेज है, जिसका आंसर आप मुझे करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। दिस प्लेस एफर्ट्स अ बर्ड्स आई व्यू ग्रीन वैली बिलो ऑफ द ग्रीन वैली। जो ग्रीन वैली है ना, उसके ऊपर या उसके नीचे तक आप क्या कर सकते हैं? ओवरव्यू देख सकते हैं। तो इसको देखो, बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है, जैसे मान लो ये रूम है और इस रूम में क्या हो रहा है इसको देखने के लिए हम क्या कर देते हैं? यहाँ पे सीसीटीवी लगा देते हैं, है ना। तो ये सीसीटीवी क्या करता है? ये इतना ऊंचा क्यों लगाया जाता है? सीसीटीवी ऐसे भी तो लगा सकते थे, इसको यहाँ पर ही क्यों लगाया गया? क्योंकि ये ताकि सब पर नजर रख सके या ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके। जितना ऊंचा कैमरा होगा उतना ज्यादा एरिया कवर करेगा। समझ में आ रहा है? तभी तो बोलते हैं कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं तो उनको सब कुछ दिखाई देता है, इतना एरिया कवर कर लेते हैं वो, है ना, इस तरीके से। लेकिन जमीन पर रहने वाले लोग कितना कर पाते हैं? अपने आसपास का पूरा तो नहीं देख सकते ना। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक पक्षी का जो व्यू होता है वो क्या होता है? सब पर नजर रखता है, मतलब बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है। तो यहाँ पर ओवर जो ब्यूटीफुल व्यू है ये इसका मीनिंग नहीं है। नैरो व्यू मतलब एक संकीर्ण निगाह, एक ही जगह पर नहीं। ओवरव्यू आप बोल सकते हैं इसका करेक्ट आंसर। ओवरव्यू होता है मतलब पूरे के पूरे पर ये ओवरव्यू करता है, मतलब सब पर क्या करता है? नजर रखता है। तो बर्ड्स अगली व्यू नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? सी आंसर करेक्ट आंसर होगा। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है एक लार्ज एरिया कवर करना, है ना, एक चौड़ा एरिया कवर कर लेना किसी भी व्यू से। एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरी कंपनी को संभालता है, सब पर नजर रखता है, मालिक जो होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बर्ड्स आई व्यू। समझ में आया ना? बहुत ज्यादा एरिया कवर करने वाला व्यू जो होता है उसको बर्ड्स आई व्यू बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर टू फॉर्म एट वंस माउथ। 4 ऑप्शन है, टू ब्रश प्रॉपरली, टू गेट वेरी एंग्री, टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, नन ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल फ्रेज है, आराम से बता सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। जल्दी बताएंगे मुझे आंसर करके। फॉर्म मतलब होता है झाग, वंस माउथ अपने मुंह में। तो मुंह में पानी आ जाना बोलते थे कि कुछ भी खाने पीने की चीज़ें देखी उसके मुंह में क्या आ जाता है? पानी आ जाता है। तो मुंह में पानी आना, झाग आना, इसका मतलब क्या है?
कि वो लालच उसको लालच आ जाता है। जैसे ही खाने पीने की चीज़ें थे उसके अंदर सलीवा आ जाता है, सलीवा जानते हैं ना, सलाइवा, तो उसको बोलते हैं सैलिवेट। तो यहाँ पर देख लो तीसरा जो आंसर है इसका करेक्ट आंसर होगा, खाने को देख करके उसके मुंह में क्या आ जाता है, फॉर्म यानी कि पानी या झाग आ जाते हैं, मतलब टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, जैसे ही खाना देखा सेलिब्रेट होना, लालच आ जाना है ना, मुंह में पानी आना, तो ये हो जाता, सी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। गेट वेरी एंग्री तो नहीं होगा, प्रेस प्रॉपरली ये तो नहीं होगा, ऐसे बना दिए हैं, ऑप्शन तो आपको देने होते हैं इसीलिए कुछ ना कुछ बनाए गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट से आप लोग मुझे ट्राई करके बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, सभी लोग जल्दी, कम ऑन फास्ट, देख लो। यहाँ लगा हुआ एट द 11th आवर, बहुत ही मजेदार इडियोमेटिक फ्रेज है, आराम से बता सकते हैं इसका आंसर क्या है, बताइए फटाफट। एट द 11th आवर, एक दिन शुरुआत होती यहाँ से खत्म होता है यहाँ पर, इसके अंदर 12 घंटे होते हैं, कितने, 12 घंटे का एक दिन होता है। और जब 12 घंटे का एक दिन होगा तो जब अंतिम समय पर कोई काम होता है, तो 12 घंटे होते हैं, इसमें से अब देखो शुरुआत यहाँ से हुई है किसी काम की, खत्म यहाँ पे होगा और आप पहुंच रहे हो यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि कार्यक्रम खत्म होने वाला है, आप इतने टाइम पे पहुंच रहे हो, इसका मतलब होता है एट द 11th आवर, मतलब जब काम कोई कंप्लीट हो जाता है आप एट अ टाइम पहुंचते हैं वहाँ पर, लास्ट में पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये होता है एट द लास्ट मोमेंट, जब भी कोई काम होता है तो उसके अंतिम समय पर, अंतिम क्षण में आप उपस्थित होते हो, उसको बोलते हैं एट द लास्ट मोमेंट। ठीक है, टू लेट, अर्ली, इमीडिएटली, ये सब कुछ नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या है, नेक्स्ट। यहाँ लिखा हुआ है टू बर्न वंस फिंगर्स, अपनी उंगलियां जला लेना, अपनी खुद की उंगलियां जला लेना, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, टू गेट हर्ट फिजिकली, अपने फिजिकली कहीं पे हर्ट कर लिया आपको, अपने आप को, टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस, टू फाइंड वर्क, या सफर नर्वस या ब्रेक डाउन। बताओ फटाफट से क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी बताएंगे, 10-15 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, फटाफट। गुड, तो देखो बर्न वंस फिंगर्स का मतलब होता है अपनी उंगलियां जला लेना, इसका मतलब होता है अपने कहीं पे आपने अपने जो खुद का नुकसान करा लेना होता है, खुद का नुकसान, वो भी फाइनेंशियल वे में, मतलब आप अपना इकोनॉमिकल कहीं पर लॉस करा लेते हैं, उसको बोलते हैं वंस फिंगर, यानी कि बर्न वंस फिंगर। तो यहाँ पे इसका जो बी आंसर जो है करेक्ट आंसर होगा, टू सफर फाइनेंशियल लॉसेज, कहीं किसी काम में फाइनेंशियल लॉस से सफर होते हैं या भुगतना पड़ता है, उसको बोलते हैं टू बर्न वंस फिंगर्स। ठीक है, इस तरीके से फाइंड वर्क नहीं होगा, सफर नर्वस और ब्रेक डाउन नहीं होगा, या हर्ट फिजिकली तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सुनने में जी बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन आंसर करेक्ट ये होगा, फाइनेंशियल लॉस झेलना। चलिए, तो यहाँ से आपका नया कॉम्बो स्टार्ट होता है। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वहाँ आपको एक बताना है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ये क्या होता है सर? वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में एक स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ मिलेगा ऊपर लंबी सी लाइन में, फिर उस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को एक वर्ड में कन्वर्ट करके बताना होता है कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसी जगह को, ऐसी चीज़ को ये बोलते हैं एक शब्द में, उसी को वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मर्डर ऑफ ब्रदर, मतलब जब सेंटेंस में नहीं, जब कहीं पर ये साइड वर्ड होते हैं ना, साइड, ये मैंने आपको कराए भी थे, एक स्पेशल क्लास आप लोग जाकर के देख सकते हैं वोकैबुलरी की, वहाँ पे साइड, फोबिया है ना, ये सब लिखे हुए हैं एक ही साइड, तो उनको देख सकते हैं वहाँ से। तो साइड वाले जो वर्ड होते हैं इनका मतलब होता है मर्डर या हत्या करना। ठीक है, अब हत्या किस किस की हो रही है वो डिपेंड करता है उससे पहले वर्ड क्या लिखा हुआ है। ये सारी की सारी हत्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जब किसी के भाई की हत्या हो जाती है या कोई व्यक्ति अपने भाई की हत्या कर देता है, मर्डर कर देता है, तो उस मर्डर को, उस हत्या को क्या बोलते हैं। मैं सारी की सारी मर्डर के नाम बता देता हूँ। यहाँ पर जो पैट्री तो लिखा हुआ है, पैट्री रिलेटेड होता है पितृ से, पैट्री मतलब पितृ, तो ये हो जाएगा पितृ मतलब पिता, पिता की हत्या, क्या मतलब हो जाएगा इसका, पिताजी की हत्या करना, पिताजी की हत्या करना। फ्रैटरी जो होता है ये भाई की हत्या होती है। ठीक है, क्या होती है, भाई की हत्या। होमिसाइड होती है नर हत्या,
मतलब किसी भी इंसान की हत्या कर देना, इंसानों की हत्या करना, यानी कि नर हत्या, नर संहार इसे बोलते हैं। नर संहार जेनोसाइड होता है, लेकिन नर हत्या जो होती है होमिसाइड, एक व्यक्ति की हत्या करना। पैरिसाइड होता है माँ बाप दोनों की हत्या कर देना, किलिंग ऑफ पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स की जब हत्या कर दी जाती है तो उसको बोलते हैं पैरिसाइड। तो 4 साइड आपको पता चल गई, आंसर भी पता चल गया होगा, है ना। ब्रदर की हत्या को क्या बोलते हैं, फ्रैट्रिसाइड। समझ में आया ना, चलिए गुड, वेरी गुड। और अगर सारे के सारे साइड आपको पढ़ने हैं तो इससे पहले जाकर के आपको एक क्लास सर्च करनी पड़ेगी, वहाँ पर वोकैबुलरी बाय अनिल जादौन ऐसे डाल देना और उसके आगे डाल देना फोबिया वोबिया जो भी है, 4 in 1 3 in 1 क्लास होगी या 5 in 1 क्लास होगी, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगी वो क्लास। चलिए, वन हु इज सिटीजन, एक ऐसा व्यक्ति जो सिटीजन होता है नॉट ऑफ कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं होता है, एक पर्टिकुलर कंट्री का नहीं होता, वो पूरे संसार का होता है। उसके पास कई देशों की क्या होती है, सिटीजनशिप होती है, नागरिकता होती है, वो जाकर के किसी भी देश में रह सकता है। उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, बोहेमियन, कॉस्मोपॉलिटन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज है, वन वर्ड है, याद रखना, फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर इंटरनेशनलिस्ट, है ना। बताओ, सुनने में एकदम बढ़िया लग रहा होगा इंटरनेशनलिस्ट, लेकिन ये आपको नहीं करना है, ठीक है, गलत है। बोहेमियन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी के एक्चुअल रूल्स को फॉलो नहीं करता है। मतलब आपने किसी के लिए रूल्स बना दिए सभी लोगों के लिए कि सब लोगों के ये रूल्स हैं, यही कंडीशंस हैं, है ना, और यही आपको फॉलो करने हैं। लेकिन एक व्यक्ति आता है वो उन रूल्स को बिल्कुल कतई फॉलो नहीं करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बोहेमियन, ठीक है, जो किसी के रूल्स को फॉलो नहीं करता है। जहाँ पूरा स्टेटमेंट मैं नहीं लिख पाऊंगा हिंदी में। कॉस्मोपॉलिटन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सर्वव्यापी होता है या पूरे संसार में कहीं की भी नागरिकता उसके पास होती है, तो उसको कॉस्मोपॉलिटन बोला जाता है, ठीक है। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है, मानव प्रेमी, लोगों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, उसको मानव प्रेमी बोला जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। इंटरनेशनलिस्ट होता है जो हर जगह घूमता रहता है, हर जगह की नॉलेज होती है, लेकिन उसके पास सिटीजनशिप नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरीके से चारों वर्ड का मीनिंग आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट एंड 30 नंबर पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वन हु ईट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो खाता है ह्यूमन फ्लैश, है ना। मांस खाने वाले नॉन वेजिटेरियन होते हैं और घास खाने वाले वेजिटेरियन होते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति स्पेशलिस्ट होता है जो स्पेशली इंसानों का ही मांस खाता है, या कोई भी जानवर हो सकता है या कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी जीव जो क्या करता है, ह्यूमन फ्लैश खाता है, मानव का, इंसान का मांस खाता है, उसको स्पेशली कैनिबल बोला जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, कैनिबल बोला जाता है। वेजिटेरियन जो घास फूस खाते हैं, मतलब वेजिटेबल्स खाते हैं। नॉन वेजिटेरियन होता है मांस खाने वाले। मैन ईटर ये वैसी बना दिया है फ्रेज, लेकिन एक्चुअली जो वर्ड होता है स्पेशल वर्ड वो ये होता है सी नंबर पर, ठीक है। शाबाश, चारों का मतलब पता चल गया ना। चलिए अगला बताएंगे, या 40 नंबर पर देखो क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट बाय द नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब जानते हो ना, एकदम शरीफ, सज्जन, सज्जन पुरुष, या फिर रईस लोग बोल सकते हैं। रईस लोग जो होते हैं ना, उनके द्वारा जो शासन चलाया जाता है, या सज्जन लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, उस शासन को क्या बोलते हैं, जल्दी बताएंगे। ब्यूरोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी या फिर ऑटोक्रेसी या फिर ओलिगार्ची, जल्दी बताएंगे। मैं चारों के चारों ही ये शासन है, लेकिन कौन सा किसके द्वारा चलाया जाता है आप मुझे बता करके आंसर देंगे। जल्दी फटाफट से, कम ऑन फास्ट। देखिए यहाँ लिखा हुआ ब्यूरोक्रेसी, ये जानते हो क्या होता है, ये होती है नौकरशाही। क्या होता है, नौकरशाही शासन। ये नौकरशाही क्या होता है सर, ऐसा शासन जहाँ पर नौकरों की चलती है, यानी कि सेवकों की चलती है, जो सेवक होते हैं, सर्विसमैन होते हैं, उनकी चलती है, अधिकारियों की चलती है। जैसे मान लो किसी का राजा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जितने भी IAS PCS और अधिकारी हैं वही अपना देश चला रहे हैं, तो उसको नौकरशाही बोलते हैं, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, है ना। अरिस्टोक्रेसी होता है, ये हमारे यहाँ में डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र होता है, इंसानों के द्वारा चलाई जाती है, लोगों के द्वारा। अरिस्टोक्रेसी होती है ये रईस लोगों की, कुलीन तंत्र जिसको बोलते हैं, मतलब रईस लोगों के द्वारा चलाया जाता है, ठीक है, हाँ। और ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र। एक तंत्र मतलब जहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्ति की चलती है, आप उसको एक तरीके से डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हैं, ऑटोक्रेसी बोल सकते हैं, ठीक है। और ओलिगार्ची होता है जहाँ पर निचले स्तर के लोग होते हैं, निचले स्तर के, बिल्कुल निचले स्तर के लोग होते हैं, अल्प तंत्र बोल सकते हैं आप,
अल्पतंत्र बोल सकते हैं, जो निचले तबके के लोग होते हैं उनके द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसको ओलिगार्ची बोला जाता है। ठीक है, ऑटिक्रेसी पता चल गया, अरिस्टोक्रेसी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुलीन तंत्र, यानी कि रईस लोग, सज्जन, जो शिष्ट जनों के द्वारा चलाया जाता है शासन, उस शासन को बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट एंड फाइनल वर्ड आपका इस क्लास का वो है अ बॉडी ऑफ पर्सन्स अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स। एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ग्रुप जिसमें कई सारे लोग होते हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, उनको चुना जाता है किस काम के लिए, टू हियर एविडेंस, जो भी एविडेंसेस आ रहे हैं उनको सुनने के लिए और उनके आधार पर उनका क्या देने के लिए, वर्डिक्ट, अपना निर्णय देने के लिए। तो उनको हम बोलते हैं, जैसे 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3, 4, 5, 10, 5 लोग हुए, इनका क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया। ये सारे के सारे अब क्या करेंगे, एविडेंस को जज करेंगे। क्या करेंगे, जज। तभी तो इनको जज बोला जाता है कि जज करेंगे। जब डांस वांस होता है तो एक असेंबली बैठी होती है, उसमें 4-5 लोग होते हैं, 3 होते हैं, है ना, डांस इंडिया डांस, तो वहाँ पर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, उनको रखा जाता है कि वो अपना वर्डिक्ट सुनाए, अपना जो भी काम वाम है इसको देख करके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ज्यूरी। क्या बोलते हैं, जो जजेस का जो पैनल होता है उसको ज्यूरी बोला जाता है। बार काउंसिल, ये सब एक ही ग्रुप होता है जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, और जो एसोसिएशन होता है ये भी अपने आप में एक संस्था होती है ना, संस्थान होता है, एसोसिएशन होता है, उसको बोलते हैं। क्लियर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी। समझ में आया ना, चलिए वेरी गुड, शाबाश। तो सभी लोगों से गुजारिश है फटाफट से क्लास का रिस्पांस बताएंगे, और क्लास को छोड़ने से पहले सभी लोग एक बार लाइक कर देंगे। जितने लोग बाद में जुड़े हैं वो क्लास को शुरू से देखेंगे, और डेली शाम को 6 बजे आप लोग लाइव आएंगे। लेकिन आज की जो क्लास है वो कैसी रही, आपको पैटर्न कैसा लगा, फॉर्मेट कैसा लगा, क्लास के वर्ड्स आपको समझ में आए, यस और नो में जवाब देंगे, और क्लास का रिस्पॉन्स क्या है वो भी छोड़ करके जाएंगे। ठीक है, तो खुश रहिए, दिवाली मनाइए, मजे करिए बढ़िया तरीके से, लेकिन पढ़ते भी रहिए साथ साथ थोड़ा सा टाइम निकाल के। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग, मजेदार लेकर के। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। नमस्कार, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।